हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त भी होंगे। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ में आज हम इस क्लास से जुड़े हैं। और आज का आपका टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, उसकी उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना को पढ़ने से पहले या प्रस्तावना को समझने से पहले दो तीन पॉइंट्स जो आपके ध्यान में होने चाहिए। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना वास्तव में भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रतिबिंब है, उसका आईना है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल आदर्श हैं। भारत के संविधान को जानने की अनुक्रमणिका है। भारतीय संविधान को पहचानने की सूची है। भारतीय संविधान का लघु रूप होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रियम्बल। इसके पीछे रीजन क्या है? उद्देशिका कहने के पीछे रीजन है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक होती है। इस 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ये उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का उद्देश्य था कि हम किस प्रकार का संविधान का निर्माण करने वाले हैं, किन रास्तों पर चल करके हम संविधान का निर्माण करेंगे, और संविधान में मूल रूप से किन तत्वों को, किन बातों को शामिल किया जाएगा। इन तमाम बातों को समावेशित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है या संशोधित संस्करण है। उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। इसीलिए हम प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना के बारे में खूब सारे स्टेटमेंट फेमस हुए हैं। जैसे ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना आत्मा के अलावा हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हृदय है। हृदय भी कह सकते हैं, संविधान का सार कह सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का सार है, या हम कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान का लघु रूप है। संविधान का लघु रूप भी इसको कह सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का लघु रूप है, छोटा रूप है, उसका सार रूप है। हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना वो संविधान की अनुक्रमणिका है। संविधान की अनुक्रमणिका, इंडेक्स अनुक्रमणिका। जिस प्रकार से किताब में पहले पृष्ठ पर अनुक्रमणिका लिखी होती है, इंडेक्स लिखी होती है, जिससे हमें पूरे किताब के बारे में जानकारी मिलती है, उसी प्रकार से प्रस्तावना से हमें पूरे संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। इसको भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। संविधान का दर्पण कहते हैं। संविधान का दर्पण इसे कहा जाता है, प्रतिबिंब इसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रतिबिंब कहा जाता है, आईना कहते हैं। दर्पण भी कहते हैं, प्रतिबिंब भी कहते हैं, आईना भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के इससे भारतीय संविधान के दर्शन होते हैं। प्रस्तावना से भारतीय संविधान के दर्शन होते हैं। प्रस्तावना से भारतीय संविधान के दर्शन होते हैं। पूरे संविधान के दर्शन हो जाते हैं। यानी संविधान का मूल भाव क्या है, संविधान के दर्शन होते हैं। संविधान के जो मूल भाव है, संविधान के मूल भाव, यानी संविधान की भावना क्या है, संविधान के मूल भाव, संविधान के आदर्श, संविधान के लक्ष्य, संविधान निर्माताओं के विचार, जिन्होंने संविधान को बनाया है, संविधान निर्माताओं के विचार,
आदि की जानकारी हमें प्रस्तावना में मिलती है। संविधान के भाव क्या हैं, संविधान के मूल आदर्श क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे, यानी संविधान निर्माता किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना चाहते थे, किस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते थे, इन तमाम बातों की जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हो जाती है। अर्थात प्रस्तावना के अंदर हमें संविधान के दर्शन होते हैं। यदि हम प्रस्तावना को समझ लेते हैं तो हमें पूरे संविधान को समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि मूलभूत बातें हमें प्रस्तावना में मिल जाती है। अभी प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना आप सब ने पढ़ी है, और प्रस्तावना जिस तरीके से आपने पढ़ी है, जिस प्रकार से आपने उसको देखा है, अक्षर से आपको वैसी की वैसी वो याद होनी चाहिए, शब्द से आपको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। शुरुआत जो प्रस्तावना की होती है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता और इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये देखिए आपके सामने प्रस्तावना जो है लिखी हुई है। पहली लाइन आपको लिखी हुई है यहां पर, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये संविधान की प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति यूएसए के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई। और क्या अर्थ होता है इसका? हम भारत के लोग का क्या मतलब होता है? हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया का यहाँ पर मतलब यह है कि भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत, अंतिम रूप से जो सोर्स है वो भारत की जनता है। संविधान के अनुसार हमारे देश की जनता सर्वोच्च है और संविधान को तमाम शक्तियां जो है वो भारत की जनता से ही प्राप्त होती है। यह पहली पंक्ति स्पष्ट कर रही है। इसके आगे जो लिखा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो आगे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 5 पॉइंट भारतीय संविधान की या भारत देश की प्रकृति को दर्शाते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता को दर्शाते हैं। यानी ये बताते हैं कि हम किस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते हैं, हमारा देश कैसा होगा, किस प्रकार की विशेषताएं जो है हमारे देश के संविधान की होगी, हमारे देश की विशेषताएं होगी, वो इन 5 पॉइंट में स्पष्ट हो रही है। कैसा देश होगा हमारा? हमारा देश जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह होता है कि हमारे देश की सरकार अपने सभी प्रकार के निर्णय करने में, डिसीजन लेने में पूर्ण रूप से सक्षम है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। कोई भी अन्य देश हमारी सरकार के निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता है, उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। हमारे आंतरिक मामले कैसे होंगे, यानी हमारे इंटरनल मैटर्स और हमारे एक्सटर्नल मैटर्स, तमाम प्रकार के मैटर्स को डिसाइड करने में या उन पर निर्णय लेने में हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अलावा हमारा देश कैसा होगा? हमारा देश होगा समाजवादी राज्य। समाजवाद की अवधारणा को हमने अपनाया है और समाजवादी राज्य का मतलब होता है उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार कंट्रोल करेगी। हॉस्पिटल सरकार बनाएगी, स्कूल कॉलेजेस सरकार बनाएगी, सड़कें सरकार बनाएगी, पानी बिजली की व्यवस्था सरकार करेगी, बैंकें सरकार खोलेगी, जितने भी गेहूं भी सरकार ही बांटेगी। तो उत्पादन और वितरण के संसाधनों के ऊपर सरकार का कंट्रोल होगा। इसका मतलब समाजवादी राज्य हम बनाएंगे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष देश बनेगा, जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होगा, कोई भी धर्म
हमारी सरकार का, हमारे राज्य का, हमारे देश का राजकीय धर्म नहीं होगा, नेशनल रिलीजन हम किसी को नहीं मानेंगे, अपितु सभी धर्मों को एक समान भाव से देखेंगे, सभी धर्मों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पंथ निरपेक्षता का मतलब है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, साथ ही लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि भारत में जनता का शासन होगा, रूल ऑफ पीपल होगा, जो कि इब्राहिम लिंकन कहते हैं, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। और इसमें जनता की भागीदारी होगी, जनता पार्टिसिपेट करेगी, जनता अपनी सरकार को चुनेगी और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार देश के लिए नियम बनाएगी, शासन व्यवस्था को संचालित करेगी। और गणराज्य होगा। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, और रिपब्लिक का, गणराज्य का मतलब यह होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे देश का जो प्रमुख है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, अपितु वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इलेक्ट होगा। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, हर 5 साल में हम नए व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएंगे। तो ये 5 बातें इसमें लिखी हुई है, इन 5 का क्रम ध्यान रखना है। एग्जाम में मान लीजिए हो सकता है कि आपको ये विशेषता पूछ ले कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, समाजवादी का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है। यदि अर्थ नहीं पूछा गया तो आपको ये 500 पॉइंट दे देंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन इनका क्रम जो है ऊपर नीचे कर देंगे। अब आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे 500 पॉइंट दे करके कि इनको उसी क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। तो ये क्रम ध्यान रखना है, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक है, फिर गणराज्य। ये पहले जो 5 शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, ये देश की प्रकृति को दर्शाते हैं, संविधान की प्रकृति को दर्शाते हैं। इसके आगे देखिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना के अंदर। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। वो जस्टिस कौन कौन से हैं? सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले प्रत्येक नागरिक को। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, लिबर्टी। 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई यहां पर। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी व्यक्ति विचार कर सकता है, कुछ भी विचार कर सकता है अपने मन में, विचार की स्वतंत्रता है, उसको अभिव्यक्त कर सकता है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है। विश्वास, फेथ, किसी के अंदर भी फेथ रख सकता है, विश्वास रख सकता है, किसी पुस्तक के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को मान सकता है। उपासना का मतलब होता है वर्शिप, पूजा पद्धति, वो किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकता है। तो 5 प्रकार की दी गई है स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता दी गई है, इक्वालिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एग्जाम में सवाल पूछेंगे आपको, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के तो न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। और कितने प्रकार की समता की बात की गई है? 2 प्रकार की समता की। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर। ये क्रम भी ध्यान रखना है, पहले विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, फिर धर्म है, उपासना है। 500 पॉइंट दे दिए आपको, और आपको कहेंगे कि इसको निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उसी क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में प्रस्तावना में दिए गए हैं। ये भी ध्यान रखना है, पहले सामाजिक न्याय है, फिर आर्थिक न्याय है, फिर राजनीतिक न्याय है। यह भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। ऑप्शन दे देंगे आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। कितने प्रकार की न्याय की बात है? 3 प्रकार की। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। उनका भी क्रम, पहले विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, फिर धर्म है, फिर उपासना है। और 2 प्रकार की समता, 2 प्रकार की इक्वालिटी है, प्रतिष्ठा और अवसर। इनको प्राप्त करने और उन सब में व्यक्ति की
गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। किस प्रकार की बंधुता? जो राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करे, ऐसी बंधुता, और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है, उसका आत्मसम्मान है, उसकी डिग्निटी है, उसको बनाए रखे। बंधुता का मतलब हो गया भाईचारा। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज तारीख 26 नवंबर 1949, कौन सी तारीख का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है? 26 नवंबर 1949, और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा यह मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और संवत 2006 विक्रमी, यानी विक्रम संवत कौन सा होगा? विक्रम संवत होगा आपके 2006। विक्रम संवत हमेशा ईस्वी सन से 57 साल आगे है। अभी यदि हम बात करें, अभी वर्तमान में 2024 है, तो विक्रम संवत कौन सा है? 57 जोड़ दीजिए, 2081 चल रहा है। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब हो गया इसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित का मतलब हो गया इसको लागू करते हैं, और आत्मार्पित को मतलब होता है स्वयं को सौंपते हैं। दो तीन बातें ध्यान रखना। पहली बात कि हम भारत के लोक प्रस्तावना की पहली पंक्ति कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अंतिम प्रस्तावना के जो अंतिम शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये प्रस्तावना के अंतिम तीनों शब्द हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया गया। प्रस्तावना में आप देख रहे हो न्याय, तीन प्रकार के जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की ये जो अवधारणा है, यह अवधारणा हमने फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट की है, फ्रांस के संविधान से ली है। तो ये कुछ बातें जो है प्रस्तावना से सीधे सीधे जो है प्रश्न बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? आज़ादी के बाद में जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया, संविधान के लागू करने के बाद में ये चर्चा का विषय बना कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है क्या? इसको लेकर के दो प्रमुख केस जो है हमारे सामने देखने को मिलते हैं, दो प्रमुख वाद हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है आपके बेरुबाड़ीवाद। बेरुबाड़ीवाद जो है 1960, और बेरुबाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब यदि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, तो फिर संसद प्रस्तावना में संशोधन कैसे कर सकती है? क्योंकि संसद को अधिकार केवल संविधान तक ही है। संसद केवल संविधान के किसी हिस्से में संशोधन कर सकती है। यदि कोई चीज संविधान का हिस्सा नहीं है, जैसे प्रस्तावना, बेरुबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और प्रस्तावना यदि संविधान का भाग नहीं है तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारतीवाद। और केशवानंद भारतीवाद 1973 में, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया। 13 साल बाद ही, 1960 में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, 13 साल बाद ही केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अपने पूर्ववर्ती निर्णय को ही पलट दिया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसका मतलब है कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो यहां से स्पष्ट हो गया भाई कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो जब संसद को यह अधिकार मिल गया, तो 73 के अंदर डिसीजन आया, 3 साल बाद ही 76 के अंदर हमने प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर दिया, प्रस्तावना में संशोधन कर दिया हमने।
प्रस्तावना में यदि संशोधन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में संशोधन हुआ। कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में अब तक कुल एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक कुल एक ही बार संशोधन हुआ है। और एक बार संशोधन कब हुआ है? वो संशोधन हुआ है आपके 42वां। एक बार संशोधन कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 में संसद ने जो अमेंडमेंट किया था संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ये 3 नए शब्द कौन से थे? ये 3 नए शब्द जो है ये आपको ध्यान रखने, 3 नए शब्द जो है वो थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 जो शब्द है, ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। ये 3 शब्द कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। देखिए, एक तो आपके समाजवादी शब्द है, समाजवादी, एक आपके पंथ निरपेक्ष और एक आपके है अखंडता। ये तीनों शब्द जो है मूल प्रस्तावना के अंदर शामिल नहीं थे। इनको बाद में संविधान में जोड़ा गया। और बाद में कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। और ये एकमात्र बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो यही संशोधन है। दोनों सवाल ध्यान रखने। प्रस्तावना में संशोधन कुल एक बार हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है? तो ये आपके भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना है। और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। आज की क्लास जो है आप सभी को आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नए टॉपिक के साथ में फिर से बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।